चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखे क्या वो सारे दे भेजा था। बन गए हाँ सारे। पहला क्वेश्चन था एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ बीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दैट NiCN4 2 negative ion with square planar structure is diamagnetic and NiCN4 2 negative ion with tetrahedral geometry is paramagnetic। ये पढ़े क्वेश्चन सर। ठीक है, तो क्या करना है इसमें? देखो अगर वैलेंस बैंड बॉन्ड थ्योरी का क्वेश्चन है और ऐसा बता दिया है कि NiCN4 का 2 नेगेटिव और NiCN4 इसका भी 2 नेगेटिव, और क्या बोला है कि पहला वाला जो आपका है वो स्क्वायर प्लेनार स्ट्रक्चर है बट वो डाई मैग्नेटिक है, स्क्वायर प्लेनार एंड डाई मैग्नेटिक, और दूसरा बताया है टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल एंड पैरामैग्नेटिक। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला थ्योरी था ना, मतलब जहां हमें बहुत सारे assumptions करने पड़ रहे थे, राइट। तो अगर ऐसा दे दिया है तो हम बहुत आसानी से बता देंगे। अगर डायमैग्नेटिक प्रूफ करना है तो हम पेयरिंग करके कर देंगे ताकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाए, और जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कम है या सॉरी नहीं है तो आप बोल दो कि डायमैग्नेटिक होगा। इसलिए समझ रहे हैं? मतलब देखो अगर इसको सॉल्व करते हैं अपन तो निकल का क्या होगा, निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है सबसे पहला काम। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में हमें करना क्या है, ठीक है। तो पहला निकल का हो गया 28 एटॉमिक नंबर, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है प्लस। तो मैं अगर निकल का सबसे पहले लिख दूंगा कितना आएगा 3d8 4s2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4s2 में दोनों इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये निकल का ऑर्बिटल डायग्राम है। जब मैं Ni2 प्लस करूंगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहीं निकल जाएंगे, तो Ni2 प्लस क्या हो जाएगा, सिर्फ यही बचेगा यहाँ के 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों तो निकल गए बाहर, ठीक है। बाकी 4 की है अपने पास खाली, राइट। अब निकल में मुझे CN4 वाले में क्या करना है, स्क्वायर पेयर बनाना। मतलब मुझे पता है कि ये डायमैग्नेटिक है तो मैं यहाँ पेयरिंग करवा दूंगा, और एक डी ये वाला खाली हो जाएगा, एक एस और यहाँ पे 2 पी मिलकर DsP2 बन जाएगा। तो अपन इसके बाद क्या लिखेंगे कि सिंस CN इज अ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, CN क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है हमारे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग भी CN क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड आने के कारण पेयरिंग हो गई और यहाँ का एक ऑर्बिटल खाली मिल गया, तो DsP2 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, जिसका मतलब स्क्वायर पेयर। और सिंस देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इट इज डायमैग्नेटिक। ये तो भी जो बोला पहले इतना बना लिया ना यहाँ तक, इसके बाद बस वही लिखना है कि इन NiCN4 2 negative cyanide is a strong ligand, therefore pairing occurs in the d orbital, जिसके कारण ds and 2p become vacant। अब यहाँ पे आपका DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, therefore geometry is square planar, ठीक है। and since there are no unpaired electrons it is diamagnetic। ये लिखना है इसको। अब दूसरे वाले में क्या होगा, सेम अभी भी यहाँ पे आपका निकल जो है वो +2 नहीं है ना, निकल अभी भी ऐसे ही है, बट अब क्या होगा, बिकॉज क्लोराइड इज अ वीक लाइगेंड, समझना। CN नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, क्लोराइड एक वीक लाइगेंड है। तो बीइंग अ वीक लाइगेंड वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं प्रोड्यूस करेगा, जिससे आपकी पेयरिंग नहीं हो पाएगी। तो अब क्या हो, पेयरिंग नहीं होगी तो ये पूरा d ऑर्बिटल में भरा रहेगा इलेक्ट्रॉन, जिसमें कि ये तीनों तो पेयर्ड हैं और ये दोनों सिंगली फिल्ड रहेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ये दो तो निकल चुके हैं Ni2+ बनाने के लिए, तो बचेगा क्या खाली, sp3। और अगर sp3 खाली है तो हाइब्रिडाइजेशन, sp3 है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, एंड सिंस देयर आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इट इज सॉरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इट इज पैरामैग्नेटिक। क्लियर है सर? एम्प्टी ऑर्बिटल से तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, कॉम्प्लेक्स में है कि अगर एम्प्टी ऑर्बिटल प्लस रहेंगे
हाँ तो उसकी डेंसिटी वगैरह टाइप की कोई प्रॉपर्टी में इफेक्ट आएगा क्या खाली ऑर्बिटल से? नहीं, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में ही डिफरेंस आएगा जो आना होगा। जैसे अगर ये इसमें हाफ फील्ड है तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, अगर कुछ भी हाफ फील्ड नहीं हुआ तो वो डायमैग्नेटिक रह जाएगा, जैसे इसके पहले वाले में CL4 में होगा। ठीक है, सर स्ट्रॉन्ग और वीक लाइन में वो जो सीरीज दिए थे हमको, हाँ तो हम उसमें से क्लासिफाई कर सकते हैं कि H2 में पीछे वाले वीक है और H2 के आगे वाले स्ट्रॉन्ग? बोल सकते हैं। देखो एक्चुअली ये रिलेटिव है, आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपने दो, जैसे आपने दो को कंपेयर किया अभी CN4 एंड CL, तो अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि CL सामने है और CN4 पीछे है और CN पीछे है, तो इस तरीके से वो रिलेटिव है। अब CN के साथ अगर CO ले लोगे तो अब CN वीक हो जाएगा। तो ये जो वीक और स्ट्रॉन्ग वाली चीज होती है ना, ये पूरी रिलेटिव होती है। कोई एक किसी के सामने स्ट्रॉन्ग है बट CO के सामने ये वीक रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे बनेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या था, मतलब आपको ना सारे ऑर्बिटल डायग्राम बनाने पड़ेंगे, पहले Ni का, Ni+2 का, उसके बाद Cn का अलग बनेगा कि आप पेयरिंग दिखा दिए और Cl में पेयरिंग नहीं होती, तो यहाँ पे DsP2 खाली मिलेगा, वहां पे sp3 खाली मिलेगा। DsP2 के कारण स्क्वायर प्लेनर, sp3 के कारण टेट्राहेड्रल। और जहां आपको DsP2 मिल रहा है वहां पे सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए डायमैग्नेटिक, और जहां sp3 मिल रहा है वहां पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इसी का एक क्वेश्चन और था नीचे, NiCl4 2 negative is paramagnetic while NiCO4 is diamagnetic, तो both are tetrahedral। ये दिख रहा है क्वेश्चन, समृद्धि बनाए क्वेश्चन। हाँ, अब इसमें देखो NiCl4 तो अभी अपन लिए थे ना, ये वाला, ये टेट्राहेड्रल है पर पैरामैग्नेटिक है, और इसी की जगह अगर मैं CO ले लूं, वो डायमैग्नेटिक है पर वो भी टेट्राहेड्रल है। अब वो डायमैग्नेटिक क्यों होगा, अगेन CO स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। अभी जैसे अपन दो एग्जांपल देख रहे हैं, तो अपन ने देखा कि Cl इज वीकर देन Cn, Cl इज आल्सो वीकर देन CO। तो ये Cl वाले में क्या था, टेट्राहेड्रल एंड पैरामैग्नेटिक, बट वही जब मैं CO वाले की बात करूंगा ना, तो है वो भी टेट्राहेड्रल बट वो हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक। अगेन रीजन वही होगा, CO एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, पेयरिंग अप करवा लेगा। कैसे, एक बार बता रहा हूँ, जरूरी नहीं मैं बता रहा हूँ। अच्छा, क्या बोले अपन, NiCO4 ना, यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो निकल जैसा था वैसा ही रहेगा। हम पहले से दो इलेक्ट्रॉन उसके नहीं निकालने वाले, 3 4 5 6 7 8, 3d8 4s2, ये होता है कॉन्फ़िगरेशन, है ना। हाँ, तो पेयरिंग किसकी होगी, पेयरिंग होगी नो डाउट। हाँ, P वाले में नहीं जाएगा तो फिर पेयरिंग कैसे हुई, हाँ पीछे चला जाएगा। यही तो असम्पशंस एकदम गड़बड़ थे ना, मतलब P के तीनों खाली है यहाँ पे, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करने के लिए, बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, तो ये दोनों इन दोनों को पेयरिंग कर देंगे और खाली बचेगा आपका sp3। तो टेट्राहेड्रल ये भी है, टेट्राहेड्रल NiCl4 2 नेगेटिव भी है, ठीक है, बट वो एक वीक लाइगेंड है, एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। हाँ करे हैं ना, ये सब करे भी क्वेश्चन ही तो है। ठीक है, किसी को डाउट है क्या अभी भी BBT CFT कुछ में? नहीं, 0, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ न्यूट्रल लाइगेंड। अरे कितने बार तो बात करी थी, CFT एक न्यूट्रल लाइगेंड को स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड बोल रहा है, जबकि एक नेगेटिव लाइगेंड स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव चार्ज की तो अपनी एक नेगेटिव फील्ड होगी ना। क्वेश्चन नंबर उसी के नीचे वाला था एक 7, FeH2O वाला, सबको दिख रहा है वाला क्वेश्चन। FeH2O6 का 3+ is strongly paramagnetic, whereas FeCN6 का 3- is weakly paramagnetic। हाँ जी, हाँ देखो, अब H2O आपका क्या है, वीक लाइगेंड है, और Cn आपका स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। Cn नेगेटिव है, H2O आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, Cn ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, ठीक है, तो वो वीकली पैरामैग्नेटिक क्यों होगा, क्योंकि वो रिपल करके पेयरिंग कर देगा। बनाना पड़ेगा, बना के दिखाना पड़ेगा, तब तो आप बताओगे ना पेयरिंग हो रही है। इसी में तो दिख रहा है ना कि ये पेयरिंग हो गई, ये वाले में देखो, ये पीछे लेके दिखाऊंगा अगले स्टेप में कि ये पेयरिंग हो गई, तो sp3 खाली दिख रहा है मुझे, तो वो दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा FeH2O वाला।
हाँ ये करके दिखाओ, ये वो अक्षय का क्यों बातना सर ये हो, ये बना है FeH2 वाला सर दोनों फ्लूइड्स पर होमोलैक्टिक पे क्यों होता है? दोनों थ्योरी बैलेंस बॉन्ड और CFP की दोनों से होमोलैक्टिक लाइगेंड पर ऐसा नहीं है, होमोलिप्टिक उसमें भी हो सकता है। होमोलिप्टिक अपन सिर्फ यही वाला देखे हैं, CO वाला। हाँ दो टाइप के देखेंगे तो उनका एवरेज एनर्जी निकालेंगे कि आप सभी डायरेक्शन से, जैसे CFT की आपने क्या बात की थी कि कंसिडर इट एज अ पॉइंट चार्ज, तो अब जहां से एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड आएगा वो ज्यादा रिपेल होंगे, एक वीकर लाइगेंड आएगा तो वो वाला ऑर्बिटल कम रिपेल होगा। सर तो फिर उसको VBT के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हाँ VBT के थ्रू नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 9.8 देखो, explain CONH3 6 2+ is an inner orbital complex whereas NiNH3 2+ is an outer orbital complex। हाँ मतलब अगेन इसका वैसे ही करना पड़ेगा आपको कि देखो जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है इसका मतलब वो 3D यूज कर रहा है, अभी तो इनर ऑर्बिटल है ना, वो 3 का D यूज कर रहा है, 4 का D यूज नहीं कर रहा है, तो वहां पे पेयरिंग दिखाएंगे हम, राइट। फिर यहाँ पे तो अपन को दोनों NH3 दिया है ना, दोनों का करके देखते हैं। एक क्या है आपका कोबाल्ट है ना, हाँ तो बस उसको बस प्रूफ करना है, तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, देखो कोबाल्ट का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, क्या था निकल FeCONi ना, देखो नहीं 26 27 28, तो ये 27 होगा, तो 27 हो गया इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। और क्या दिया है CONH3 का, इसका स्टेट 2+ ही है, CONH3 का 6 2+, ये तो 0 है, D+ कहाँ है, 2+ तो है, CO का 3 होता है ना। नहीं ऊपर पावर में +2 है तो +3 है क्या, ठीक है, +3 है तो कोबाल्ट का क्या हो जाएगा प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3D7 एंड 4s2, और 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2 यहां से निकलेंगे, एक यहां से निकलेगा, तो कितना बचेगा 3D6 ये खाली और 3K3 खाली, क्या था, ठीक है। CONH3 का 6, अब इसमें क्या बोला है अपन को कि इट इज अ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा, वो 3 का D यूज करेगा, 4 का D नहीं करेगा। अगर कोई sp3d2 या d2sp3 याद है दोनों चीजें, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इसका मतलब वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और d2sp3 है मतलब वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अभी d पहले लिखे हैं लेकिन 3 का D है, और बाद में d वाला क्या है वो 4 का D है, तो sp3d2 मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, d2sp3 मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और जहां d2sp3 हुआ है मतलब वो कब होगा जब पेयरिंग होगी, तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये भी याद रखना, याद रखना मतलब उसको समझो कैसे हो रहा है, क्योंकि देखो ये D2sp3 तभी होगा जब ये दोनों यहां जाएंगे, एग्री, ये D2sp3 ये इनर ऑर्बिटल तभी बनेगा जब ये दोनों पेयरिंग कर लेंगे, एक बार पेयरिंग कर लिए मतलब स्पिन कम हो गई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन ज्यादा होती है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन आपस में कैंसिल हो जाती है, +12 -12 जो अपन स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ते थे तो वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों पीछे आए तो यहाँ का D2 खाली हुआ, sp3, दैट इज व्हाई इट इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्लियर है। अब दूसरा वाला क्या दिया है आपको, कोबाल्ट की जगह क्या लिया है निकल, यहाँ +2 है कि +3 है, +2 ना, निकल, और निकल का 28 हो जाएगा ये, है ना, तो सेम डायरेक्टली +2 वाला बना दूं क्या 3D, और s2 के 2 इलेक्ट्रॉन गायब, ये 3D8 बचेगा, 4s2 सॉरी 4s खाली एंड 4p भी खाली, ठीक है। अब ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं, राइट, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मतलब ये 3 का D यूज नहीं करेगा, ये करेगा आपका 4 का D, ऐसे कुछ है ना, तो ये अपन पेयरिंग नहीं कराएंगे इसका, ये ऐसे ही रहेगा, और अपन sp3d2 यूज करेंगे, तो ये हो गया आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तभी एक ही D बचेगा, हाँ एक ही D बचेगा बस, हाँ
स्क्वायर प्लेनार हो नहीं सकता क्योंकि इसका तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इट हैज टू बी ऑक्टाहेड्रल ओनली। बस हमें यही बताना है कि ऑक्टाहेड्रल में किस टाइप का है, लो स्पिन है कि हाई स्पिन है, इनर है कि आउटर। ठीक है, उसके बाद अगला देखो, प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द स्क्वायर प्लेनार PtCl4 2 नेगेटिव आयन। ये बनाया किसी ने, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? Pt प्लैटिनम, प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर 78 होता है ना, किसी ने नहीं बनाया कि? हाँ, तो प्रेडिक्ट करने बोला था, मतलब उसमें ऐसा कुछ कैलकुलेशन दिखाना नहीं है ना? नहीं आपको दिखाना पड़ेगा ना, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन द स्क्वायर प्लेनार बोल दिया है, आप ऐसा ही बनाओगे पीटी के लिए भी, और दिखाओगे कि स्क्वायर प्लेनार कब बनेगा, अगर पेयरिंग हो रही है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो इसको कोई सॉल्व नहीं किया क्या? स्क्वायर प्लेनार होगा तो फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। जरूरी नहीं है, हाँ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, बट उसको प्रूफ करके दिखाना। हाँ बीबीटी से DSP2, इसको सॉल्व करते हैं, चलो नहीं बनाएगा तो बनाओ, उसको बनाओ, चलो लिखना है इसके नीचे PtCl4 का 2 नेगेटिव, ये आपका 6th पीरियड का एलिमेंट है प्लैटिनम 786, ये वही एक्टिनियम वाली, सॉरी एक्टिनियम वाली लाइन में लिखना। द आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्लैटिनम इज, द आउटर शेल configuration of platinum is 5d9 6s1, किसके नीचे होगा? 5d9 ये निकल के नीचे 5d9 6s1, 5d9 6s1, 5d9 6s1, ठीक है। नीचे लिखना देना इन +2 स्टेट, यहाँ पे इसका वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकल का, सॉरी प्लैटिनम का, प्लैटिनम और आपके साथ ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, Cl4 है ना, और ऊपर पावर है आपका माइनस, ये -4 ये x, तो x -4 इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू +2, ठीक है। तो Pt2+ क्या हो जाएगा, तो आप एक इलेक्ट्रॉन s का बाहर निकालोगे और एक इलेक्ट्रॉन d में से, तो क्या बचेगा 5d8, 5d8, ठीक है। 5d8 बना सकते हैं ऑर्बिटल, d के 5 ऑर्बिटल बनाने हैं और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल करना है जैसे निकल में होता है। 5d8 जरूरत नहीं है ना, आपको सिर्फ 5d बनाना है। तो सर तक अपन कहीं लिख रहे थे 31 है ना, उसके पहले सब क्या था, यही चालू कर रहे थे ना 3 से d, अब यहाँ के 5d से चालू कर दो, क्या हो जाएगा 5 का d बना रहा हूं मैं और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन बैठाना है, 5 का d 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बाकी ये आपके 6 का s है और ये 6 का p है, क्लियर है नाउ। क्योंकि ये एक स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री बना रहा है, इसका मतलब ये पीछे जाके पेयर करना पड़ेगा इसको, तभी तो DsP2 होगा, राइट। और पेयरिंग हो गई मतलब देयर आर नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये बनाना पहले, है ना, फिर नीचे लिखना फॉर स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री, फॉर स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री, फॉर स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री hybridization is DsP2, hybridization is DsP2, hybridization is DsP2, hence 2d electrons pair up, hence 2d electrons pair up, hence 2d electron pair up to make 1d orbital empty, to make 1d orbital empty, to make 1d orbital
empty. Okay, d orbital empty. So there is no unpaired electron. So there is no unpaired electron. So there is no unpaired electron. हाँ कुछ कॉमन की याद रख सकते ऐसा हम जनरलाइज एक रूल बना ले कि स्क्वायर बना ले तो डायमैग्नेटिक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक ही होंगे तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी ना एटॉमिक नंबर की, क्योंकि हर केस में शायद ऐसे होगा। हाँ बट आपको प्रूफ वहाँ पे लिख के प्रूफ तो कर दिखाना पड़ेगा ना कि इसका 78 एटॉमिक नंबर है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा। कॉमन के याद रखो आप लोग एटॉमिक नंबर, जैसे अपन पहले 10 के तो 21 से 30 तो याद रख ही रहे हैं, है ना। बाकी नीचे में प्लैटिनम ही एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला 10th क्वेश्चन देखना, लास्ट उसी क्वेश्चन उसी पेज का। द हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2 ion contains 5 unpaired electrons while the hexa cyano ion, cyano अगेन आपका स्ट्रॉन्ग लाइगेंड हो गया, एक्वा वीक लाइगेंड। समझ रहे हैं? फर्स्ट वाला जो पार्ट लिया है ना हेक्सा एक्वा मैंगनीज, इसका मतलब क्या है MnH2O का 6, वाटर इज अ वीक लाइगेंड, पेयरिंग नहीं हो पाएगी इसलिए उसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। while the hexacyano CN आपका स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, पेयरिंग करवा देगा तो वहां पे आपका मात्र एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक्सप्लेन यूजिंग क्रिस्टल फिट थ्योरी। अब कैसे करेंगे बता दो दिया पूरा आपको, बस वहां पे T2G और EG का नाम लिख देना है और कुछ नहीं, CFT से बोला है ना करने के लिए। हाँ बस ऐसे ही दिखाना है, तो आप ऐसे डायग्राम बना के दिखा दो या T2G EG लिख दो। जैसे पहले वाले में क्या बोल रहा है आपको, पहला आपका कंपाउंड ये है MnH2O का 6 है और दूसरा आपका है MnCN का 6। सेकेंडरी मैंगनीज भी लिया है ना, जैसे कुछ बताया नहीं है, हेक्सासाइनो लिख के छोड़ दिया, ठीक है। तो अब इसके पास आपके 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या होगा T2G और EG में T2G सिंगली फील्ड है और EG आपका वो भी सिंगली फील्ड है, हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, पांचों के पांचों अनपेयर्ड। और CN वाले में बीइंग अ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, देखो इसमें अपन क्या किए थे, P और डेल O को अपन कंपेयर कर रहे थे ना, P एंड डेल O, याद है ये दोनों क्वांटिटी। P का मतलब था पेयरिंग एनर्जी और डेल O का मतलब था दैट एनर्जी गैप, एंड दैट एनर्जी गैप वाज डिपेंडेंट अपॉन द लाइगेंड। अगर एक वीक लाइगेंड है तो वो एनर्जी गैप कम होगा, एनर्जी गैप कम होगा तो वो पेयरिंग ना करके जंप करके ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। और अगर एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है तो एनर्जी गैप ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ हाई रिपल्शन, स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो अब अगर ये एनर्जी गैप ज्यादा है ना तो दे विल नॉट जंप ऑन टू EG, इनफैक्ट दे विल स्टार्ट पेयरिंग। तो पांचवा इलेक्ट्रॉन जब जाएगा इसमें तो पहला 3 तो T2G के तीनों में चला गया, चौथा और पांचवा यही गया, तो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास पांचवा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ ये दोनों डायग्राम बनाओगे, इसका एक अलग डायग्राम बनाओगे, इसका भी ऐसी डायग्राम बनाओगे जहाँ पे T2G में पांचों इलेक्ट्रॉन्स है, EG खाली पड़ा है, ये हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन T2G5 और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा T2G3 EG2। तो पांचों अनपेयर्ड दिखेंगे, यहाँ पे आपको 5 में से 2 पेयर्ड दिखेंगे, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। थोड़ा बहुत लिख भी देना स्ट्रॉन्ग वीक, ठीक है। ये वाला एक्वा यानी कि वीक लाइगेंड है, इट विल हैव अ वीक फील्ड, वीक फील्ड के कारण रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कम होने के कारण डेलो का वैल्यू कम रहेगा, डेलो का वैल्यू कम रहेगा तो दे विल नॉट पेयर अप, ठीक है। तो यही चीज ना, यही चीज अगर इसी चीज को मुझे VBT से समझाने बोलता तो हम क्या बोलते, तब कैसे अपन करते, तब हाइब्रिडाइजेशन का हेल्प लेना पड़ता। यहाँ पे हम लाइगेंड्स का स्ट्रॉन्ग और वीक बिहेवियर बता रहे हैं, वहां हम लाइगेंड्स को देखते हैं, ठीक है। चलो ठीक है ना, चलेगा, लिख सकते हो ऐसे भी, पर ये सब डायग्राम बना दोगे ना तो अच्छा लगता है। मतलब मैं उस दिन में तो यही चीज समझाया था ना, जैसे मैंने वो वाला जो क्वेश्चन करवाया था आप लोग को मैग्नेट्रॉन वाला 5.9 BM वाला, याद है? तभी मैंने यही चीज बोली थी कि आपके बुक में तीन लाइन थ्योरी में समझा दिया कि क्या है ना। अब वो 3 लाइन थ्योरी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी पहली बार में, पर अगर आप वही चीज फॉर्मूला लिख के दिखाओगे कि हाँ म्यू का वैल्यू
अंडर रूट में n इंटू एन प्लस 2 होता है। ये वैल्यू आपकी 35 दी हुई है, तो n का वैल्यू फॉर्मूले से 5 या 6 जो भी आ रहा है 5 आएगा। 5 इंटू 2 7 35 का 5.9। तो वो चीज ज्यादा अच्छे से दिखेगी सामने वाले को, है ना, कंपैरिजन टू 3 लाइन थ्योरी लिखने में। ठीक है, वो 3 लाइन थ्योरी हो सकता है ना पड़े, बोले हो सकता है देखा होगा कुछ समझ में। अपन कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ते ना कि अनअटेम्प्टेड छोड़ के आ जाए, कुछ ना कुछ लिख देते हैं अपन उसमें, जो भी चैप्टर के बारे में याद होगा वही वही लिख देते हैं, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, वीक लाइगेंड, ये सब। पर ये सब चीजें आप दिखाओगे ना, ये ऑर्बिटल डायग्राम, तो वो दूर से दिख जाएगा क्वेश्चन में कि हाँ आपको समझ में आ रहा है कि इसमें, हाँ दूर से दिख रहा है कि 5 अनपेड आप दिखा दिए, और यहाँ दिख रहा है कि 1 अनपेड दिख रहा है, तो समझ में आ जाएगा कि इसको क्लियर है। और आप यहाँ पे करोगे भी तो T2G और इसका पास पास बनाओगे, इसका एक्वा वाले का T2G और EG को पास पास बनाओगे, और जब आप यही चीज साइनाइड के लिए बनाओगे तो T2G और EN में आप थोड़ा सा गैप भी रखोगे, तो उससे ये भी दिखेगा कि हाँ दोनों का डेलो का वैल्यू में भी फर्क है, इसलिए वो पेयरिंग नहीं कर पा रहा है, वो वही सॉरी वो ऊपर नहीं जा पा रहा है, वो नीचे ही पेयरिंग कर रहा है। दैट इज व्हाई ओनली 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलो उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर क्या था? 9.1। के पहले एक बार सब बुक रखें क्या? क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ोगे क्या एक बार? 13 मैंने क्वेश्चन होमवर्क नहीं दिया था, बट इसको अपन अभी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 किसके किसके पास है बुक? लिख लो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी। एक्वस कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर का होता है ना, ब्रैकेट में ब्लू लिख लेना, ब्लू, हाँ ब्लू लिख लो। तो एक्वस कॉपर सल्फेट ब्रैकेट में ब्लू लिखना, गिव्स फर्स्ट है a green precipitate with KF मतलब पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, with KF। एंड सेकेंड लिखना a bright green solution with KCl, क्वेश्चन क्लियर है? आपने एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, उसमें पहले मिलाया KF, तो उसका कलर चेंज होकर ग्रीन पीपीटी हो गया, ग्रीन प्रेसिपिटेट बन गया वो, और फिर आपने उसी में डाला, उसमें मतलब वापस एक और कॉपर सल्फेट लिया और उसमें डाला आपने KCl, पोटेशियम क्लोराइड, तो वो हो गया ब्राइट ग्रीन, थोड़ा और डार्क ग्रीन हो गया। तो एक्सप्लेन दीज रिजल्ट्स, क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन दीज रिजल्ट्स। SO4 पीपीटी तो आपके कॉम्प्लेक्स के कारण आ रहा है, सल्फेट आयन भले निकल रहा है, मैं लिखवा रहा हूँ तो नहीं देखो, आयनाइजेशन पॉलीमर, ये आयनाइजेशन वाला आइसोमर लगेगा इसमें, कितना नीचे क्वेश्चन है एक्सप्लेन दिस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, इसका आंसर लिखना। एक्वस कॉपर सल्फेट exists as aqueous copper sulfate exists as CuH2O का 4 बाहर SO4। अब दिखेगा कॉम्प्लेक्स, एक्वस कॉपर सल्फेट एग्जिस्ट एज CuH2O का 4 बाहर SO4। अब दिख रहा है कॉम्प्लेक्स, ये आपके लाइगेंड्स हो गए, ये मेटल आयन और बाहर आपका काउंटर आयन, ठीक है। which has blue color due to CuH2O4 overall 2 plus CuH2O का 4 ओवरऑल आपका 2 प्लस, यही तो आयन है जिसके कारण ब्लू कलर है। हमने बात, अब ये हाइड्रेट आयन तो
ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखना, सबसे पहले फर्स्ट केस डिफाइन करते हैं कि KF डालने से क्या होगा। फर्स्ट लिखना, व्हेन KF इज एडेड, व्हेन KF इज एडेड, when KF is added, the weak H2O ligands, the weak H2O ligands are replaced by F negative ions. F negative ions. The weak H2O ligands are replaced by F negative ions, forming CuF4 2 negative. CuF4 2 negative. 2 negative आएगा ना, देखो यहाँ पे इसका स्टेट +2 था कॉपर का और -4 +2 ओवरऑल -2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है चार्ज? पहले जब तक वो हाइड्रेट के फॉर्म में था ना, तब तक उसका ओवरऑल चार्ज +2 था। इसी से तो आया ना +2, इसका -2 होगा, इसका +2, तब तो कैंसिल हो गया। अभी नीचे हमको कोई नंबर नहीं दिख रहा है, ना इधर कोई नंबर दिख रहा है, ना इसके पास कोई नंबर दिख रहा है, तो ये +2 होना चाहिए था पहले। अब जब आप KF के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो एक तरह का आप बोल सकते हो कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसका F इसको रिप्लेस कर दिया H2O को, राइट? तो अब आपको क्या मिलेगा? CuF4 का 2 नेगेटिव, जिसका वो जो ग्रीन प्रेसिपिटेट दिख रहा है ना, एक्चुअली वो ग्रीन प्रेसिपिटेट इसी का है। Ions which is a green precipitate. CuF4 2 negative ion which is a green precipitate. ठीक है, अब सेम चीज जब KCl डालेंगे तो CuCl4 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड लाइन में लिखना बनेगा, पर वो सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा, मतलब क्लियर सॉल्यूशन, जैसे Na2SO4 होता है, NaCl होता है, वैसे। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एक टाइप है ना। हम जब पढ़ते थे 10th क्लास में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो वो दो टाइप के होते थे, एक होता था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एक होता था न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन भी डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। डबल डिस्प्लेसमेंट समझ रहे हैं ना, जहाँ पे आयन एक्सचेंज हो रहा है, एक का कैटायन दूसरे के आयन के साथ जा रहा है, पहले वाले का आयन दूसरे वाले के कैटायन के साथ जा रहा है। वो हम नॉर्मल कंपाउंड में पढ़ते थे, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का रिएक्शन होगा। ठीक है, ओके, सेकंड लिखना, when KCl is added, when KCl is added, H2O is replaced by Cl. H2O is replaced by Cl. H2O is replaced by Cl, forming CuCl4 2 negative. CuCl4 2 negative. CuCl4 2 negative, which is a bright green solution. Which is a bright green solution. ठीक है, तो 15वें में आज जो मैंने दिया था, इसका मुझे सब बता देंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ये एक्चुअली आपके सारे एग्जांपल्स दिए जो हमने VBT में किए हैं। पहला जैसे आपका है FeCN64 नेगेटिव, ये किए हैं अपन। FeCN64 नेगेटिव, देखो CN अगेन स्ट्रॉन्ग लिगैंड, CN6 है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्टाहेड्रल ही होना है। बस हमको ये समझना है कि वो इनर है कि आउटर है, D2sp3 है कि sp3d2 है। नाउ CN नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड, पेयरिंग हो जाएगा D2sp3। ठीक है, D2, हाँ लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3 और नेचर डायमैग्नेटिक। ठीक है, सेकंड देखो FeF6 का 3 नेगेटिव, हाँ ये भी ऑक्टाहेड्रल है बट ये sp3d2। आपका फ्लोराइड वीक लिगैंड, वो पेयरिंग नहीं कर पाएगा, हाँ sp3d2 चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद वाला C2O4, ये आपका वो है ना ऑक्सिलेट। ठीक है, ऑक्सिलेट आपका एक वो भी स्ट्रॉन्ग लिगैंड ही है। अगर आप देखोगे ना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो एक बार, मैंने ऐसा कहाँ बोला, वो तो ये बोल जनरलाइज कर रहा था। नहीं, मैं तो ऐसा बोला कि वो रिलेटिव चीज है।
आप दो को लेके कंपेयर कर सकते हो कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है, बट आप जैसे उसमें नहीं बोल सकते, जैसे हम रिलेटिव रिएक्टिविटी सीरीज में बोल देते हैं ना कि हाइड्रोजन के ऊपर वाले हाइड्रोजन, ऐसा नहीं आप करेंगे, ठीक है। वैसे तो बोला था कि इसके आपको याद करने पड़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, जैसे ठीक है कि आप एक बार उसका कोबाल्ट का वो बना के देखो 27 कैसा बनेगा, और यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 3+, DD7 4s2, हाँ ठीक है। फिर कितना इसमें स्टेट कितना दिया है, ऊपर आपका चार्ज -3 है और ऑक्सीडेट का होता है -2, -6 +3, कोबाल्ट क्या हो जाएगा +3, यानी कि 3D6 बचेगा ना, क्योंकि 4s का 2 निकला और 3D से 1 निकलेगा, तो 3D6 बचेगा। अब 3D6 में पेयरिंग होगी तब जाके आपका D2 सामने का खाली हो जाएगा। अब ये भी है ना कि ये आपका डायमैग्नेटिक नेचर का होता है, अगेन असम्पशंस। तो ये वीक है कि स्ट्रॉन्ग ही है, ये स्ट्रॉन्ग ही है। हाँ, तभी तो बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी ना, क्योंकि वो मैग्नेटिक नेचर से अपने हाइब्रिडाइजेशन को सिंक करने की कोशिश कर रहे थे हर बार, ठीक है। ये भी ये sp3d2 भी हो सकता था, पर अगर sp3d2 होता ना तो उनका डायमैग्नेटिक प्रूफ नहीं हो पाता, जो कि ये डायमैग्नेटिक है। आप d2sp3 बनाओगे तभी पेयरिंग कर पाओगे और तभी वो डायमैग्नेटिक हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपका है d2sp3 डायमैग्नेटिक, ठीक है। अगर OH दिया रहता तो OH तो भी होता कि इसके कंपैरिजन में क्या है, OH एक वीक लिगैंड, हाँ तो वो पेयरिंग नहीं कर पाता, तो sp3d2 बन जाता है। अब तो sp3d2 बन जाता है, वो वीक हो जाता है। हाँ हाइड्रिडो, नहीं वो हाइड्राइड का हाइड्रिडो होता है, हाइड्रोक्स तो है ना, तो हाइड्रोक्सी आप अगर कंपेयर करोगे तो ठीक है ये वीक है, पर अगर मैं OH लूंगा ना तो वहां पे पेयरिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि वीक लिगैंड है। और अगेन फिर हमें उसका मैग्नेटिक बिहेवियर चेक करना पड़ेगा कि वो क्या है, मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक। यही तो ड्रॉबैक है बेटा DBT का। वैसे तो आपको सबसे पहले आप शुरू में आपके मेरे से पूछे कि मैं क्या बोला कि आपको याद करना पड़ेगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन ये होता है, क्योंकि इसमें असम्पशंस है बहुत सारे इस थ्योरी में, ठीक है। हाँ तो वो थोड़ा सा मजाक टाइप का हो गया, ठीक है, बच्चे लोग हंस रहे हैं कि क्या इसको कुछ बताया नहीं। चलो लास्ट देखो, COF6 3 नेगेटिव sp3d2 पैरामैग्नेटिक, ये F अगेन आपका वीक लिगैंड हो गया, ये पेयरिंग नहीं कर पाएगा, पैरामैग्नेटिक sp3d2, ठीक है। ओके, और कुछ क्वेश्चन था क्या? 20 बाकी सब ना थ्योरी क्वेश्चंस है। जैसे एक क्वेश्चन बोला है डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बन, हम लिखे हुए हैं, है ना। फिर एक ऊपर आपका ये एक क्वेश्चन नंबर 20 था कि NiH2O6 2+ एक ग्रीन होता है, बट अ सॉल्यूशन ऑफ NiCl4 2 नेगेटिव कलरलेस होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कारण कलर आ रहा है उसमें, इसलिए वो H2O वाला 6 जो वो ग्रीन सॉल्यूशन है, ठीक है। यही वाटर बीइंग वाटर आपका जो लाइगेंड है अभी वो आपका कलर दे रहा है एक आयन, और बाकी जो आपका CN वाला है वो एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। देखो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड में ही गैपिंग ज्यादा देगी ना, यहाँ अपना CFT का कंसेप्ट आ जाएगा। H2O वीक लाइगेंड है तो T2G और EG में एनर्जी गैप कम, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके जंप करके ऊपर जा सकता है, तभी तो वो एब्जॉर्ब करेगा और कॉम्प्लीमेंट्री कलर एमिट करेगा। ये तो अपन पढ़े थे ना लास्ट क्लास में कलर वाला, वही बोल रहा हूँ। H2O वीक लिगैंड है, एनर्जी गैप कम रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन व्हाइट लाइट में से एनर्जी लेके जंप करके ऊपर चला जाएगा, और जो लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा बचा हुआ कलर रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब एमिट करेगा, ठीक है। अब सेकंड आते हैं अपन, दूसरा क्या दिया है CN। CN एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, T2G EG के बीच में गैप ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी कि वो जंप करके ऊपर चले जाए बाय एब्सॉर्बिंग सम लाइट। हाँ वो पेयरिंग करेगा। 21 वाला क्या है FeCS। अब वो डिफरेंट कलर का भी कारण क्या है, डेलो का वैल्यू डिफरेंट कलर तो देगा ही ना।
नहीं, Cn के ऐसे तो ना कि हर आयन ही कलरलेस हो गए। मैं बता रहा हूँ 21 एक बार सब पढ़ो, क्वेश्चन क्या है। जिनके पास बुक नहीं है क्वेश्चन लिखना। FeCN6 4 नेगेटिव, क्वेश्चन लिखो। FeCN6 4 नेगेटिव एंड FeH2O6 2 पॉजिटिव। FeCN6 का ओवरऑल 4 नेगेटिव एंड FeH2O6 का ओवरऑल 2 पॉजिटिव are of different colors in dilute solutions. Are of different colors in dilute solutions. Why? ठीक है, इसका आंसर देखो। In both the complexes, Fe is in +2 state. देख रहा है ये चीज, +2 स्टेट में रहेगा दोनों में। एक में आपका -4 है तो -6 है, -6 उधर जाएगा तो +6 -4 +2, और एक में तो +2 पहले से दिया है, वाटर इज अ न्यूट्रल लाइक है। ठीक है, इन बोथ द कॉम्प्लेक्सेस Fe इज इन +2 स्टेट विथ D6 कॉन्फ़िगरेशन, आयरन का 26 होता है ना, 26 मतलब हो गया 3d6 4s2 +2 है तो 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 3d6 बचेगा। ठीक है, D6 configuration. So this means that it has 4 unpaired electrons. It has 4 unpaired electrons. D6 इस बार आएगा तो क्या होगा, बाकी के 4 अनपेड होंगे ना। D5 तक सब अनपेड होते हैं, छठवां इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल को पेयर कर देगा तो बाकी आपके 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। फुल स्टॉप। Both Cn negative and H2O occupy different position in spectrochemical series, and based on their del O value, they absorb radiation. Based on their del O value, they will absorb radiation of different wavelength, and hence the transmitted colors are also different. And hence the transmitted colors are also different. ठीक है, ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, और इसके ऊपर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 भी लिखना। मैं बता रहा हूँ उसमें पेयरिंग नहीं हो रही है, इसको लिखना, क्योंकि इसका नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अलग है और ऊपर वाले क्वेश्चन में निकल था उसका अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अलग है। हाँ, देखो कॉपर में आपको नीचे कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, कितने D6 है ना, मतलब एक ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बाकी सारे अनपेयर्ड है। और जब आप निकल पे लोगे ना, आपको 4 पेयर्ड वाले बॉक्सेस दिखेंगे। आपका Fe का एटॉमिक नंबर 26 और इसका 28, मतलब जो 4 अनपेयर्ड थे ना, अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और वो दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऊपर होंगे। इसको भी लिखो, क्वेश्चन नंबर 20 लिखना। क्वेश्चन क्या है, अ सॉल्यूशन ऑफ NiH2O का 6 ओवरऑल 2 पॉजिटिव। तो अगर पैरामैग्नेटिक होगा तो उसका कलर शो, और डायमैग्नेटिक में कलर नहीं होगा क्योंकि डायमैग्नेटिक में पेयरिंग हो चुकी है, तो ये कैसे ऊपर जाएगा। अ सॉल्यूशन ऑफ NiH2O का 2 पॉजिटिव इज ग्रीन, बट अ सॉल्यूशन ऑफ NiCN4 का 2 नेगेटिव इज कलरलेस। दोनों निकल के कंपाउंड है, एक में H2O6 है, एक में
CN4 2 negative is colorless, but a solution of CN4 2 negative is colorless. एक हेक्सा एक्वा निकल है और एक टेट्रा साइनो या साइनिडो निकल है, ठीक है। तो नीचे लिखना इन NiCN4 2 नेगेटिव, सेकेंड वाले के लिखा रहा हूं मैं, इन NiCN4 2 नेगेटिव, इसमें निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? प्लस 2। CN4 2 नेगेटिव बोल रहे हैं, +2। Ni is in +2 oxidation state. Ni is in +2 oxidation state. And having 3D8 configuration. And having 3D8 configuration. First of, but in presence of strong ligand, the presence of strong ligand, in the presence of strong ligand, the two unpaired electrons in 3D orbitals, the two unpaired electrons, दो ही तो अनपेड बच रहे ना इसमें, 3D8 बोल दिए, मतलब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। The two unpaired electrons pair up. The two unpaired electrons pair up. Thus, there is no unpaired electrons present. Thus, there is no unpaired electron present. And hence it is colorless. And hence it is colorless. अब H2O रहता तो क्या होता? वीक लाइगेंड के कारण पेयरिंग नहीं हो पाता। समझ रहे हैं क्वेश्चन? दोनों में CN एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड था, दोनों निकल है ना, दोनों निकल में ही दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, पर CN के प्रेजेंस में वो पेयरिंग अप हो गए, H2O के प्रेजेंस में पेयर अप नहीं हुए। ठीक है, नहीं बोल सकते ऐसा, कुछ स्क्वायर प्लेनार कलर्ड भी होते हैं। देखो ट्रांजिशन में ना बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। ये डी ब्लॉक एफ ब्लॉक जब आप पढ़ोगे ना, तब भी आप देखोगे बहुत सारे एक्सेप्शन आएंगे। मतलब वहां पे कोई यूनिफॉर्म नहीं है कि आप बोल दिए कि आयनाइजेशन एंथैल्पी आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो हर बार इंक्रीज ही होगी। आपको बीच में एक आध एलिमेंट दिखेंगे जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी पहले इंक्रीज हुई, फिर उसके बाद अगला एलिमेंट डिक्रीज हो जाएगी। मतलब देयर आर प्लेंटी ऑफ एक्सेप्शंस जब आप एक ट्रांजिशन सीरीज पढ़ोगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे प्लैटिनम में यहाँ पे आपने देखा इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 5D9 6S1, जबकि निकल का ऐसा नहीं होता। निकल का क्या होता है, 3D8 4S2। तो इसका 5D8 6S2 क्यों नहीं है? समझ रहे हैं? तो इनमें इस पूरे सीरीज में ना बहुत सारे एक्सेप्शंस है जो हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इसके कारण कई बार केमिस्ट्री से चिढ़ भी मचती है, इतने सारे एक्सेप्शंस क्यों है। मतलब कुछ एक सेट ऑफ रूल नहीं, जैसे फिजिक्स में एक सेट ऑफ रूल है, मैथ्स में एक सेट ऑफ रूल है कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, बट इसमें नहीं है। देयर आर प्लेंटी ऑफ एक्सेप्शन, क्योंकि सारे एलिमेंट अलग अलग है ना, बट दे हैव ट्राइड टू ग्रुप देम इन अ टेबल, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, तो अपन को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन में भी कैंडियम से चालू होता है कॉन्वेक्स का, होना फिर ट्रांजिशन। हाँ वो चलेगा, वो जब अपन पढ़ेंगे ना ट्रांजिशन सीरीज पूरा, ठीक, तो आपको बताऊंगा कहाँ पे एक्सेप्शन आएंगे। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन जो और बच गए ना उसको डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 23 नहीं है क्या? हाँ, ये 23-24 डिस्कस करते हैं, फिर एंड करते हैं। Give the oxidation state, d orbital occupation and the coordination number of the central metal ion in the following complexes. पहला था K3, फिर कोबाल्ट C2O4 thrice, यही है ना? तो क्वेश्चन ठीक से दिया नहीं है। हाँ, K3CO C2O4 का thrice, यही है पहला। तो पहला पूछा है आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का +3 होगा। देखो अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो अगर आप पहले ऐसे लेके जाओगे ना उसको, इनको अभी भी दिक्कत पूरी ऑक्सीडेशन स्टेट में देखना। क्वेश्चन आपका K3 और आयन है अंदर CO C2O4 का प्राइस,
बस ना। अब ये 3 एक्चुअली में यहाँ रहा होगा और यहाँ का 1 यहाँ रहा होगा, मतलब इसका ओवरऑल चार्ज कितना है, CO C2O4 का, C2O4 का थ्राइस 3 नेगेटिव। ये क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? आयंस क्या क्या निकलेंगे जब आप उसको पानी में डालोगे, K पॉजिटिव मिलेगा और इसका 3 नेगेटिव मिलेगा, राइट। अब इससे आप कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। इसका ओवरऑल -6 हो जाएगा, ऑक्सीलेट का एक ऑक्सीलेट का -2 होता है, ऐसे 3 ऑक्सीलेट है तो -6 उधर जाके -3 है तो +6 -3, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, पहला ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है। फिर क्या पूछा है, d ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन। अब CO3+ बना दो। CO3+ कैसे बनेगा, कोबाल्ट 26 27 होगा, निकल कोबाल्ट है ना, सॉरी कोबाल्ट निकल 27 यानी कि 27 3d7 4s2, राइट। पर मुझे CO3+ बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के निकालेंगे और एक यहाँ का, तो क्या हो जाएगा इसका कन्फिगरेशन 3d6। ये d ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन, समझ गए ना कि कितने d ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड हैं, तो 4 अनपेयर्ड है, 1 पेयर्ड होगा ये। और क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर, वो तो आपको इसको देख के समझ में आ जाएगा, 3 मत बोलना क्योंकि ऑक्सीलेट आयन एक डाइडेंटेट है, तो हर एक ऑक्सीलेट आयन 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, तो 3 मिलके कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। और कुछ पूछा है, ठीक है। फिर ऐसे ही सेकंड देखो, अमोनियम वाला NH4 का ट्वाइस COF4, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का +2 आएगा। ठीक है, से आ रहा है, देखो NH4 का ट्वाइस है, नहीं सेकंड बोल रहा हूँ, तो सेकंड है क्या, अच्छा ठीक है, मैं थर्ड पे गया, ठीक है, अच्छा यही ले लिया तो इसी को ले लो। NH4 का ट्वाइस COF4 ये है, ये 2 इधर जाएगा, इधर का 1 इधर आएगा, मतलब NH4 1 पॉजिटिव है और COF4 आपका 2 नेगेटिव है, राइट। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, ये -4 उधर जाएगा तो +4 +4 -2, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +, ठीक है, ओके। इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, क्योंकि F आपका यूनिडेंटेड लाइगेंड है, 4 प्रेजेंट है मतलब कि 4 हो जाएगा, ओके। और क्या पूछा है, p ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन क्या होगा, +2, कोबाल्ट अभी इसके पहले जो कोबाल्ट किए थे वो क्या था, +3, तो D6 3d6 था, अब वो +2 तो क्या हो जाएगा 3d7, ठीक, तो 2 पेयर, हाँ 2 पेयर 3 अनपेयर, हाँ 2 पेयर 3 अनपेयर। अगला सिस CrEn ट्वाइस Cl2, यही वाला ना, इसमें क्या आ रहा है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3, अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और उसका ऑक्यूपेशन Cr3+ है ना, 24 होता है, 24 यानी कि 4s1 3d5 3d5 4s1, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 3d3 बचेगा, 3 और पेयर। और इसके बाद लास्ट Mn वाला मैग्नीज, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 6 होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 क्योंकि वाटर का 0 है, सल्फेट का -2 इधर आएगा तो +2 होगा ऊपर, ठीक है, तो +2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। ऑक्यूपेंसी मैंगनीज क्या होता है 25 यानी कि 3d5 4s2, Mn2+ बनाना है ना, तो 4s2 चला गया, 3d5 बचा, ठीक, ओके। अगला देखो, राइट डाउन द IUPAC नेम, लास्ट क्वेश्चन, write down the IUPAC name for each of the following complexes and indicate the oxidation state, electronic configuration and coordination number. Also give stereochemistry and magnetic moment of the complex. Okay? ठीक है, देखते हैं, चलो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, पोटेशियम वाला, इसका नाम क्या लिखियो, नेम पोटेशियम डाई एक्वा डाई
टाई एक्वा तो आ गया, ठीक है, अब दूसरा भी तो बताओगे ना, टाई ऑक्सलेटो क्रोमेट होगा ना, ये बनाएंगे क्रोमेट ब्रैकेट में 3 और वो डॉट H2O का मतलब है हाइड्रेट। जैसे सिर्फ आयन होता तो अपन आयन से एंड कर देते, पर यहाँ पे H2O लिखा मतलब हाइड्रेट, नहीं सिंपली हाइड्रेट, हाइड्रेट लिख के छोड़ दो, ठीक है। ओके, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है, 2 पानी है और 2 आपका EN है, तो सॉरी ऑक्सलेट है, तो 4 उसके कारण हो गया, 2 पानी के कारण 2, 6, ठीक है। इसके बाद और क्या पूछा है, CONH3 क्या, अरे नहीं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो बताओ, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 होंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें, कैसे 4 होंगे, Cr आपका होता है 3d5 4s1, है ना, तो Cr 3+ बनाऊंगा तो 3d, तो तीनों अनपेड है ना, तो तीनों अनपेड के अकॉर्डिंग आप न्यू निकाल सकते हो अंडर रूट में n इंटू n प्लस 2 करके, यही फॉर्मूला होता है ना, नहीं प्लस 2 अंडर रूट में n इंटू n प्लस 2, तो कितना हो जाएगा इसका, और इसका यूनिट क्या होता था 3 इंटू 5 अंडर रूट में 15, तो क्या आ रहा है अप्रॉक्स 3.87, 3.87। स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब आपको बताना है कि इसके कितने आइसोमर पॉसिबल है, हाँ स्टीरियो मतलब दोनों देखना है, ज्योमेट्रिकल भी और ऑप्टिकल भी। तो देखो ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है इसका, ये कौन सा टाइप हो गया आपका, ये हो गया A3B नहीं 2 लाइगेंड आपके यूनिडेंटेड है और 2 लाइगेंड डाइडेंटेड है, राइट, कौन सा देख रहा है सीए तो दिया नहीं है ऐसा बनेगा इसका ज्योमेट्री, देखो ऑक्टाहेड्रल है ना, तो के आपका सेंटर पे होगा, के है ना सेंटर पे, ये सीआर, ये तो काउंटर आएगा, ठीक है, तो सीआर आपके सेंटर में होगा, ये दोनों यहाँ पे हैं, तो ये हो गया आपका ट्रांस, और अगर ये ऑक्स इधर ऐसा बनाया तो H2O इधर चला जाएगा, तो वो हो जाएगा सिस, तो एक ट्रांस और एक सिस बन रहा है ये वाला, ठीक है, तो मतलब 2 ज्योमेट्रिक आइसोमर्स हो गए, और इसका स्टीरियो बनेगा क्या, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसका नहीं बनेगा, बट जब आप इसका जो सिस वाला बनाओगे उसका एक स्टीरियो आइसोमर बनेगा, सॉरी ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा। समझ में आ रहा है, GI और OI पढ़े थे ना अपन, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए अपन क्या करते हैं, इनको अलग अलग तरफ अरेंज करके देखेंगे। आपने एक बार ऑक्स को यहाँ रखा, आपने ऑक्स के सामने ऑक्स रखा, H2O के सामने H2O, तो ये ट्रांस हो गया, और अब आप H2O के सामने ऑक्स रखोगे और यहाँ पे ये H2O यहाँ चला जाएगा, तो दोनों H2O बगल में आ गया, मतलब वो सिस हो गया। इसका इस वाले का OI नहीं बनेगा क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, आप चेक करो ना, ये ट्रांस वाले का देयर विल बी नो OI, बट सिस वाले का OI बनेगा, तो मतलब 3 आइसोमर हो जाएंगे, 3 स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, उसमें से 2 GI हैं और एक का OI पॉसिबल, हाँ सिस वाले का, ट्रांस वाले का तो नहीं बनेगा बिकॉज प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब ऐसे बाकी 5 करना, हाँ PY पायरिडीन, मतलब वो बेंजीन रिंग में एक कार्बन की जगह N आ जाता है, इसको पायरिडीन बोलते हैं, PY पायरिडीन नहीं, यूनिडेंटेड, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास से मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चालू करूंगा,
फिर लाइन चलने देना पड़ेगा। बाद में टाइम नहीं होता है, ये होता है कर लेंगे।